हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु सांगवान। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नई शानदार और जानदार क्लास में, जिसमें आज हम 13th ऑफ नवंबर शिफ्ट 2 के नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि इतनी प्यार भरी और सुंदर और सुडोल बातें डी ट्रिपल एस बी ने हमारे साथ इस शिफ्ट के दौरान करी। पहले 30 क्वेश्चन हम देख चुके हैं। आज हम ट्राई करेंगे अगले 30 क्वेश्चन, बेसिकली डिसिप्लिन 2 के रिमेनिंग 10 क्वेश्चन और डिसिप्लिन 3 के नेक्स्ट 20 क्वेश्चन को कवर करने का। तो हम चलते हैं सीधा क्वेश्चन के ऊपर। लो जी, अगर मैं आपको टेक्स्ट बुक के रेफरेंस में दिखाऊं, डिसिप्लिन 1 और 2 के हमने यहाँ 10 क्वेश्चन तक कर लिए हैं। अभी हम इस 11th क्वेश्चन पे हैं। ठीक है, 30 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। इंडियाज लिंग्विस्टिक एरिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सपोर्ट द अबव स्टेटमेंट? पीपल लिविंग इन इंडिया आर बाउंड टू स्पीक वन लैंग्वेज। भारत में रहने वाले लोगों को एक भाषा बोलने के लिए बाध्य है। भारत में विभिन्न भाषाओं में बोलने वाले लोगों का एक साथ अस्तित्व है। ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज इन डिफरेंट लैंग्वेज ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज फैमिलीज, विभिन्न भाषाओं में संरचनात्मक समानता का विकास परिवार। थोड़ा सा हिंदी में गलत हो सकता है, बाकी आर बाउंड टू स्पीक वन लैंग्वेज, पहली बात तो गलत है, हाँ बिल्कुल ठीक। दूसरी बात बिल्कुल ठीक है कि जो डिफरेंट लैंग्वेज लोग बोलते तब भी हम एज इन एक साथ रहते हैं, यूनिटी बना के रहते हैं। और अलग अलग भाषाओं में स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज मिल सकती हैं, जैसे कि ब्रज और अवध में आपको मिल सकती है ना। हिंदी और ब्रज में मिल सकती है, हिंदी और संस्कृत में कुछ ना कुछ मिल सकती है। तो बस वो स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज की बात कर रहे हैं। तो दूसरा और तीसरा बिल्कुल ठीक है, पहला गलत है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड ऑफ टीचिंग लर्निंग? शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया की समस्या समाधान पद्धति में शामिल निम्न कदम क्या है? तो पहला, एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम। दूसरा, स्टेटिंग क्लियरली द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट कंसेप्ट। थर्ड इज टेस्टिंग हाइपोथेसिस। तो आप सभी ने इसका उत्तर ठीक दे दिया होगा। प्रॉब्लम को एनालाइज करना, जो अलग अलग कंसेप्ट है उनके बीच में रिलेशनशिप को डिफाइन करना, और हाइपोथेसिस को टेस्ट करना, ये तीनों ही इसके अंदर शामिल है। पहला, दूसरा और तीसरा सभी का उत्तर ठीक है, मुझे इस चीज को जानता हूं। आगे चलते हैं। वट इज आर द लिमिटेशंस ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच? कॉम्पिटेंसी बेस्ड जिसमें हम बच्चे की स्किल बनाना चाहते हैं, उसके क्या लिमिटेशंस हैं? डिजाइनिंग एक्टिविटीज एंड टेस्ट आइटम्स फॉर डिटेल्ड लिस्ट ऑफ कॉम्पिटेंसीज, सब कॉम्पिटेंसीज दैट मे नॉट ऑलवेज बी प्रैक्टिकल, की हर सब कॉम्पिटेंसी और कॉम्पिटेंसी के लिए एक्टिविटी बनाना, टेस्ट आइटम बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि वो प्रैक्टिकल नहीं है। सेकंड इज, सबकी प्रैक्टिकल नहीं है, किसी किसी सब कॉम्पिटेंसी कोई प्रैक्टिकल ना हो, लाइक ऐसा कुछ टेस्ट आइटम बन ही ना पाए किसी सब कॉम्पिटेंसी के बारे में, फिर ऐसी कोई स्किल आप टेस्ट करना चाह रहे हो जो कि प्रैक्टिकल रूप से टेस्ट ना हो पाए। समझ पा रहे हो वो चीज के बारे में बात कर रहे हैं। एज द पेस ऑफ लर्निंग वेरी, क्योंकि हर बच्चे की जो इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग नीड्स हैं या फिर इंडिविजुअलाइज्ड पेस ऑफ लर्निंग है वो अलग अलग है, जिसकी वजह से टीचर हर बच्चे की कॉम्पिटेंसीज या फिर स्किलफुलनेस को अचीव नहीं कर पाता एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम में। तो ठीक है भाई, पहली बात बिल्कुल ठीक है और दूसरी भी ठीक है। लिमिटेशंस की बात करी गई है तो लिमिटेशंस, पहले भी लिमिटेशन और दूसरी भी लिमिटेशन है। बाकी अगर इसको दिखाना हो तो क्वेश्चन नंबर 13 या फिर क्वेश्चन नंबर 133, 502 ब्लॉक 1 पेज नंबर 56 में आपको दिखाया था। 502 ब्लॉक 1 पेज नंबर 56, हियर इट इज। ये रहा लिमिटेशंस। क्या क्या लिमिटेशंस है कि जो कंटेंट नॉलेज है टीचर की वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टीचर भी शुड बी प्रोफिशिएंट जिस भी कॉम्पिटेंसी को डेवलप करना है। साथ में स्कूल का एनवायरनमेंट या फिर लर्निंग क्लाइमेट कंड्यूसिव होना चाहिए। अगला, क्योंकि लर्निंग अलग अलग बच्चों की अलग रूप से होगी, फिर अलग अलग पेस ऑफ लर्निंग हर बच्चे की, तो टीचर के लिए बहुत डिफिकल्ट है हर बच्चे के लिए कॉम्पिटेंसीज को अचीव करना विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। हर टीचर इक्वली कॉम्पिटेंट नहीं होता, शायद वो रेमेडियल ट्रीटमेंट ना करा पाए लो अचीविंग स्टूडेंट्स के लिए, है ना। और प्लस लेवल ऑफ मास्टरी, क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच वही मान लो अब जो आपकी वो रेंचो की थी ना, कौन सी थी आपकी, 3 इडियट्स में रेंचो की स्किलफुलनेस डेवलप करनी है, तो शायद टीचर वो भी ना करवा पाए। क्यों? कि स्कूल में काफी सारे फर्स्ट जनरेशन स्टूडेंट्स मिलेंगे जो पहली बार अपने परिवार से स्कूल में आए हैं। कॉम्पिटेंसी अगर हम सब कॉम्पिटेंसीज में तोड़ते हैं तो कई बार ये होता है जो सब कॉम्पिटेंसीज है उसकी हम प्लेसमेंट इन असेसमेंट नहीं कर पाते, या फिर मतलब कि उन सब कॉम्पिटेंसीज की असेसमेंट काफी बार नहीं हो सकती, प्रैक्टिकल नहीं है। वैसी अलग अलग सब कॉम्पिटेंसीज की एक्टिविटीज को डिजाइन करना, उनके टेस्ट आइटम को डिजाइन करना काफी बार इनप्रैक्टिकल हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो असल में हम उनको टेस्ट नहीं कर सकते, या फिर उन सब कॉम्पिटेंसी कोई एक्टिविटी हम ऐसा प्रैक्टिकल रूप से नहीं बना सकते। तो ये पॉइंट इसमें बोला गया था, आप सभी ने इसका उत्तर ठीक दे दिया होगा।
In a classroom, one student's clapping or booing might elicit similar behavior from other students. What type of imitation behavior is observed by you as a teacher? एक बच्चे ने बू करा या फिर क्लैप करा तो सारे बच्चे क्लैप करने लग गए। सॉरी, एक बच्चे ने नहीं, तो कुछ बच्चों लाइक क्लैप कर रहे थे तो उनको देखम देख आप भी क्लैप करने लगे। आपको रीजन नहीं पता बट हाँ उनको देखम देख आपने करने लगे क्लैप। तो इधर लिखा भी हुआ है एलिसिट, मतलब आपका बिहेवियर नहीं है, वो निकाला गया बिहेवियर है आपके आसपास के लोगों के द्वारा। तो इनिबिशन इफेक्ट, जिसमें तो आपका क्या हुआ, नहीं, जिसमें आपका बिहेवियर रुक जाएगा, वो मॉडलिंग इफेक्ट के अंदर आता है। डिसइनिबिटरी, जिसमें आपका बिहेवियर वापस स्टार्ट हो जाएगा, ये भी मॉडलिंग इफेक्ट के अंदर आता है। मॉडलिंग इफेक्ट तो ये होगा नहीं इसका, तो इसका एलिसिटिंग इफेक्ट इज द राइट उत्तर। ठीक है, बाकी अगर इसको दिखाना हो 502 ब्लॉक 1 पेज नंबर 16। Eliciting effect is related to responses of the model, not to his or her behavior characteristics. As illustration, eliciting effect is the mass behavior. One person clapping or booing might elicit similar behavior from others in the crowd. तो वही सेम लाइन यहाँ चेपी हुई है, बस क्लासरूम में कंटेक्स्ट यहाँ जोड़ दिया है, आप सभी को पता ही है। एज अ क्लासरूम टीचर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स यू आर एडवाइज टू कंसिडर व्हाइल फॉलोइंग द प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड? प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड करते समय आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, फिर किन चीज़ों का स्टेप्स का ध्यान रखना चाहिए? जनरेट ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस, एंटिसिपेट और आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स, एस्टेब्लिश क्राइटेरिया फॉर इवेल्युएटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ सॉल्यूशन और डिसीजन। तो बिल्कुल ठीक बात है भाई, हमें ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस की जनरेशन पर ध्यान देना चाहिए और प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए, तो पहला ही स्टेप है बेसिकली। और तीसरा इज एक इवेल्यूटिव इफेक्टिवनेस को चेक करना चाहिए कि भाई किसी भी सॉल्यूशन डिसीजन के हिसाब से उसका इवेल्यूशन करना चाहिए। तो पहला, दूसरा, तीसरा बिल्कुल ठीक है, आप सभी ने इसका उत्तर दे दिया होगा। बाकी अगर इसको दिखाना हो मैं आपको दिखा देता हूँ। 502 ब्लॉक 1 पेज नंबर 90। बाकी आप सभी ने कर दिया होगा, मुझे इस बात का पूरा पूरा अंदेशा है। While problem solving method, you are advised to consider following steps: anticipate और identify the problem। उसके बाद जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिली, आप सोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए उस प्रॉब्लम की रूट कॉज तक पहुंचो, रूट कॉज पे पहुंच गए तो अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस को डिफाइन, मतलब अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस को निकालो। उन सॉल्यूशंस की या फिर उन अल्टरनेटिव्स की जो स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, क्या पोटेंशियल रिस्क है, वो आपको निकालना है। ठीक है, उसके बाद उन सभी अल्टरनेटिव्स में से एक अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करो और जो कि आपके गोल से बिल्कुल अप्रोप्रिएट सेट करता है। उसके बाद एक क्राइटेरिया सेट करो इवेल्युएशन का, उस सॉल्यूशन को या फिर उस ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन को असेस करने का। बस सिंपल सी बात है, यहाँ से क्वेश्चन उठाया गया है। अकॉर्डिंग टू ब्राउन्स एंड सीओ फेटली, सीओ बोलो, क्यू फेटली बोल लो, पार्कर, वट आर द बेसिक एंड असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग? मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ। पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस, सोशल स्किल्स, ग्रुप प्रोसेसिंग, इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी, प्रमोटिंग फेस टू फेस इंटरेक्शन। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इसके सारे ही उत्तर हैं। किसी को कोई दिक्कत? ये मैं ऑलरेडी आपको जो भी क्लासेस चल रही हैं, अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हो तो उसमें मैं आपको करवा चुका हूँ। बाकी अगर दिखाना हो 502 ब्लॉक 1 पेज नंबर 110 मैं आपको दिखा देता हूँ, है ना। वैसे ऐसा दिखाने का कुछ है नहीं, आप सभी ने उत्तर ठीक कर दिया होगा, ये लिखा हुआ ना। There are 5 basic elements to cooperative learning: Brown and C.O. Feteli Parker. Positive interdependence, promoting face-to-face interaction, individual accountability, social skills, and group processing। ठीक है, अगर इसको आपको समझना है और अंदर से आप DSSC पेडागोजी स्पेशल ज्वाइन कर सकते हो, उसमें हिमांशु सर ने सारी समझा रखी है ना। और अगर आपको खुद पढ़ना है तो मैं आपको बता ही दिया, 502 ब्लॉक 1 पेज नंबर 110। पॉइंट इज क्लियर? ठीक है जी। Which of the following is are the benefits of learning by doing or through participation in enhancing learning? निम्नलिखित में कौन से भागीदारी के माध्यम से सीखने में वृद्धि करने के लिए उपयुक्त है? तो पहला देखते हैं, एक्टिव और मीनिंगफुल लर्निंग होती है कॉन्टेक्चुअल सिचुएशन में। ठीक बात है, हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं उसको हम शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, बिल्कुल कर सकते हैं। और सर्चिंग, डिबेटिंग एंड कमिंग आउट विद इनोवेटिव एंड ऑल्टरनेटिव व्यूज ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम, हम चीजों को ढूंढते हैं और ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस या फिर वैकल्पिक विधियों के थ्रू हम कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल के ले आते हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा बिल्कुल ठीक बात है, सभी का उत्तर ठीक है। अगर आपको देखना है 502 में लिखा हुआ है, ऐसा क्योंकि बड़ी चीज नहीं लिखी हुई तो मैं इसको दिखा नहीं रहा। ये भी अच्छा मैं आपको थ्रू PYQs बता चुका हूँ।
The process of memorizing and recalling from memory are two key processes of a teacher-centered approach of teaching. Paulo Freire designated this process as, ये मैंने बताया था ना आपको जब मैंने 507 में बताया था कि इन्होंने बोला जो टीचिंग है वो ऑपरेसर और ऑपरेस्ड के बीच का इंटरेक्शन है ना, पॉल फ्रीरे में। तो उसमें नहीं बताया था कि इन्होंने बोला था कि जो एजुकेशन है वो बैंकिंग सिस्टम या फिर बैंकिंग एजुकेशन की तरह काम करती है। तो इसका उत्तर ये बैंकिंग एजुकेशन, जिसमें काम क्या है, टीचर का जमा करना, टीचर का इन्फॉर्मेशन डालना और बच्चे का रिसीव करना, यही तो काम है। बैंकिंग में ही होता है, आप पैसे जमा करते हो और बैंक जमा कर लेता है, तो वहीं पे टीचर जमा करेगा इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में, जमा करोगे। तो ये बैंकिंग एजुकेशन के बारे में यही बात बोली गई है। और इस मेमोराइजेशन में बस रिकॉलिंग, सॉरी, इस प्रोसेस में मेमोराइजेशन, याद करना और रिकॉल करना ही शामिल होता है, जो कि टीचर सेंटर्ड एजुकेशन को या फिर अप्रोच को दिखाता है। तो पॉलो फिर से आपने इसको बोला बैंकिंग एजुकेशन। बाकी का इसको दिखाना हो 502 ब्लॉक 1 पेज नंबर 43, 502 ब्लॉक 1 पेज नंबर 43, ये लिखा हुआ। इन अदर वर्ड्स, द प्रोसेस ऑफ मेमोराइजिंग एंड रिकॉलिंग फ्रॉम मेमोरी आर टू की प्रोसेसेस ऑफ दिस अप्रोच। दिस कौन सी अप्रोच? टीचर सेंटर्ड अप्रोच। Paulo Freire, the great educational thinker, designated this process as banking education. कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। Which of the following is true regarding speech community? Speech community के रिगार्डिंग में कौन सी चीजें ठीक है? अब पता है, अब आपकी एक मेन नॉलेज टेस्ट होने वाली है, शायद बेस्ड ऑन इस क्वेश्चन की लैंग्वेज, जो कि बिल्कुल ठीक है, बट आपके दिमाग में एक स्टिग्मा है कुछ कीवर्ड्स को लेके, शायद उसके हिसाब से आप इस क्वेश्चन को गलत कर दो, बाकी सब कुछ क्वेश्चन में ठीक है। स्पीच कम्युनिटी इज द ओनली वाइटल पार्ट ऑफ लैंग्वेज एंड इट्स यूसेज। दूसरा, स्पीच कम्युनिटी कंसिस्ट ऑफ पीपल हु बिलीव दैट लैंग्वेज स्टडीज मस्ट बी द मेन फोकस ऑफ एजुकेशन सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा भाषण समुदाय के बारे में सच है? भाषण समुदाय भाषा और उसके उपयोग का एकमात्र महत्वपूर्ण हिस्सा है। भाषा समुदाय में ऐसे लोग होते हैं जो मानते हैं कि शिक्षा प्रणाली का मुख्य केंद्र भाषा का अध्ययन होना चाहिए। तो अगर अगर आप स्टार्टिंग से ये PYQ सीरीज फॉलो करते हुए आ रहे हो, तो मैंने उसमें बताया स्पीच कम्युनिटी क्या होती है। जो कोई भी एक लैंग्वेज, पर्टिकुलर लैंग्वेज बोलती है ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपके आसपास के लोग अगर हिंदी बोल रहे हैं तो वो एक स्पीच कम्युनिटी है ना, जो कि हिंदी बोल रही है। तो ठीक है, स्पीच कम्युनिटी की बात यही है। अब आपको सीधे समझाता हूँ, वैसे मैं समझा चुका हूँ बट फिर से एक बार आप देख लेना। हम चलते हैं 503 ब्लॉक 1 पेज नंबर 6। ये देखो, स्पीच कम्युनिटी इज द ओनली वाइटल पार्ट ऑफ लैंग्वेज एंड इट्स यूसेज। तो शायद इस लाइन को अगर आप अभी तक गलत मान रहे थे तो ठीक लाइन है भाई। अगर लैंग्वेज, हमने इसी में, मैंने पहले आपको क्लास में बता रखा है, लैंग्वेज अगर कहीं डेवलप होती है, लैंग्वेज की अगर इतनी इंपॉर्टेंस है, लैंग्वेज में अगर कुछ बदलाव आ रहे हैं, तो वो स्पीच कम्युनिटी के थ्रू ही आ रहे हैं। वही उसको इस्तेमाल करती है और वही उसके इस्तेमाल के थ्रू उसमें चेंजेस लाती है। तो स्पीच कम्युनिटी इज द ओनली पार्ट, ओनली वाइटल पार्ट ऑफ लैंग्वेज, क्योंकि वही बोलती है और तो कोई बोलता नहीं है। ठीक है, उसके बाद स्पीच कम्युनिटी कैसे फॉर्म होती है? स्पीच कम्युनिटी उन पीपल के द्वारा फॉर्म होती है जो उस लैंग्वेज को बोलते हैं और उसी लैंग्वेज को कोई पर्टिकुलर शेप या फिर स्टैंडर्ड देती है थ्रू आउट द टाइम, है ना। जैसे हिंदी है, लगातार थ्रू आउट द टाइम्स काफी साल से बदलती हुई आ रही है ना, तो वैसे समझ गए, तो बात ही खत्म होगी। तो ठीक है, स्पीच कम्युनिटी इज द ओनली वाइटल पार्ट ऑफ लैंग्वेज एंड इट्स यूजेज, बिल्कुल ठीक बात है। स्पीच कम्युनिटी कंसिस्ट ऑफ पीपल हु बिलीव दैट लैंग्वेज स्टडीज मस्ट बी द मेन फोकस। नहीं, ऐसा नहीं है। वो स्पीच कम्युनिटी उन लोगों से बनी हुई है जो उस लैंग्वेज को बोलते हैं और उस लैंग्वेज को शेप देते हैं, मतलब हम, आप भी एक स्पीच कम्युनिटी का हिस्सा हो। तो दूसरा पॉइंट गलत है, पहला बिल्कुल ठीक है। ओनली वन इज द राइट उत्तर। समझ गए? थोड़ा इसमें देखना, ये 2 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है और 6 का स्क्वायर है। हियर 2, 8, 4, 16 आर इवन नंबर्स and their respective squared numbers are also even. So we can see that square of an even number is always even. कि पहले कुछ एग्जाम्पल दिए, 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64, 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 36। उसके बाद हमने एक रूल बना दिया कि स्क्वायर ऑफ अ इवन नंबर इज ऑलवेज अ इवन नंबर, है ना। तो क्या पहले रूल था, पहले एग्जाम्पल था, फिर रूल बना दिया। तो कौन सी टाइप ऑफ
मेथड है, इंडक्टिव डिडक्टिव, ये तो हट जाएगा एनालिटिकल प्रोजेक्ट। एनालिटिक तो हम कोई चीज को प्रूफ करने के लिए करते हैं, तो कट जाएगा, या फिर किसी प्रूफ को डिस्कवर करने के लिए करते हैं ना, ये पिछली क्लास में हम कवर कर चुके हैं। तो डिडक्टिव मेथड आएगा नहीं, इंडक्टिव ही आएगा। आप सभी ने इसका उत्तर ठीक दे दिया होगा। सुंदर क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन। जिस बंदे ने पिछली क्लासेस देखी होंगी, जो समझता है एनालिटिकल मेथड क्या है, सिंथेटिक मेथड क्या है, वही इस चीज को ढंग से जवाब दे पाएगा। 2/r इज इक्वल टू एल बटे एम, देन प्रूव जेड एल माइनस 2 इंटू 2 या फिर 2 इंटू जेड मिल सकता है, ये है ना, बटे आर इज इक्वल टू 12 माइनस 2rm बटे में m। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं ढंग से दिखाता हूँ, रुको एक बार। लो जी, ये इक्वेशन है ढंग की, समझ पा रहे आप, देख पा रहे हो, सिर्फ 14% बच्चों ने से उत्तर दिया है। ये प्रॉब्लम दी हुई है। अब टीचर बोल रहा है, इफ अ टीचर टेल्स द स्टूडेंट टू सॉल्व द पार्ट दैट इज रिक्वायर्ड टू बी प्रूव्ड एंड फाइंड आउट द गिवन पार्ट। इसमें क्या बोला, टीचर ने बोला कि आपको ना, क्या लिखा हुआ है, द टीचर टेल्स द स्टूडेंट टू सॉल्व द पार्ट दैट इज रिक्वायर्ड टू बी प्रूव्ड, कि आपको ना जो ये चीज प्रूफ करनी है ना, इसको आपको सॉल्व करना है, एंड फाइंड आउट द गिवन पार्ट। गिवन पार्ट कौन सा है, गिवन पार्ट ये वाला है ना। टीचर ने क्या बोला कि आपको जो चीज प्रूफ करनी है उस चीज को सॉल्व करते करते इस चीज पर आना है, मतलब इस बड़ी चीज को तोड़ते 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 इस छोटी चीज पे आना है। अगर किसी चीज को आप तोड़ते 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 आओगे तो कौन सा, एनालिटिकल मेथड, सिंपल। अगर टीचर बोल देता इस छोटी चीज को, जो गिवन चीज है, उसको आपको यूज करके इस बड़ी चीज को प्रूफ करना है, तो इस छोटी चीज में आप चीजें जोड़ते 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 इस बड़ी चीज पे आते, तो सिंथेटिक मेथड। ये मैं आपको पहले भी करवा चुका हूं, तो इसका उत्तर इज एनालिटिकल मेथड। द मेजोरिटी ऑफ दीज गर्ल्स डैश डांस, द मेजोरिटी ऑफ दीज, द मेजोरिटी ऑफ, मेजोरिटी इज अ प्लूरल, वो मान लो सब्जेक्ट मान लो ना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मतलब अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल, प्लूरल प्लूरल पता नहीं क्या कह रहा हूँ, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर। यहाँ पे प्लूरल है सब्जेक्ट, तो यहाँ पे भी प्लूरल वर्ब आएगी। प्लूरल वर्ब मतलब लाइक, द मेजोरिटी ऑफ दीज गर्ल्स लाइक डांस। लाइक्स, जो लाइक्स है ये एक सिंगुलर वर्ब है। पॉइंट इज क्लियर। चलो जी अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ईडियम फ्रेज का मतलब बताना है, फ्रॉम द बॉटम ऑफ वंस हार्ट, एक के दिल के नीचे से। इधर हटाओ, तो इंग्लिश का सवाल है, इसको हिंदी में क्यों कन्वर्ट किया हुआ है, फ्रॉम द बॉटम्स ऑफ वन हार्ट, ये भी इंग्लिश में, हिंदी हटा दो भाई। ये पता नहीं किस महान व्यक्ति ने बुक छापी है जहां से मैंने क्वेश्चन उठाए हैं। सिंसियरली, लीव हरिडली, जल्दबाजी करना, हैव अ बैड इफेक्ट ऑन डिसीव, डिसीव मतलब धोखा देना, तो सिंसियरली, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज लाइक द वीडियो, है ना। ऑडेसिटी, ऑडेसिटी का अपोजिट बताना। ऑडेसिटी का मतलब होता है साहसी, करेज, जिसके अंदर करेज हो, जिसके अंदर साहस हो, दम हो। तो अपोजिट, कॉन्टिन्यू मतलब चलते रहना, क्लियर मतलब साफ, अनलकी आपको पता ही है, कॉवर्डाइज, कॉवर्डाइज मतलब कौन, डरपोक, तो साहसी का उल्टा डरपोक, सिंपल सी बात है। डैश लर्निंग इज एन अप्रोच ऑफ लर्निंग इन विच participants engage themselves in an activity, then they reflect on the activity critically and obtained useful insights of learning। जहाँ पे बच्चे एक्टिवली काम करते हैं और अपनी एक्टिविटी पे रिफ्लेक्ट करते हैं, तो क्या ये डेवलपमेंटल लर्निंग है फिर एक्सपीरियंशियल लर्निंग है? ये तो उसने जबरदस्ती बना रखा है। डेवलपमेंटल लर्निंग कौन सी होगी भाई, हमने तो कोई पढ़ी नहीं, तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग ही आएगी। ओनली 2 इज द राइट उत्तर। आगे चले। In which of the following method we proceed from what is given to what is required? What is given to what is required मतलब इस चीज में हम जोड़ 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 के इधर पहुंचेंगे, तो what is given to what is required, तो कौन सा मेथड होगा, सिंथेटिक। ओनली 2 इज द राइट उत्तर। पॉइंट इज क्लियर। चले जी आगे। अ प्लेस वेयर फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन, फलों के बगीचे। इंग्लिश हिंदी काट दो भाई, हिंदी देखना मत, चीटिंग है, चीटिंग चोर। माइग्रेट मतलब
एक जगह से दूसरी जगह उठ के जाना। म्यूजियम आपको पता ही है। लॉन्ड्री मतलब जहाँ कपड़े धोते हैं। ऑर्चर्ड, ऑर्चर्ड मतलब बाग, ऑर्चर्ड का मतलब ही बाग होता है ना। अगर आप इसको इसका मतलब ही पता हो तब भी आप इसका उत्तर दे पाओगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कंडीशंस रिलेटेड विद एग्रेशन इन सोशलाइजेशन स्टडीज। इस क्वेश्चन को हम बाद में करेंगे लास्ट में, तो इसका वेट करना, भी आप इसका उत्तर मत देना। विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स काउंटिंग नंबर 1 डिवॉइड ऑफ इट्स प्रीडिसेसर। थोड़ी सी एक बार मैं लैंग्वेज चेक करता हूँ, रुको एक बार टेक्स्ट बुक पर लेके चलता हूँ आप सभी को। ये सही क्वेश्चन है। काउंटिंग नंबर 1 डज नॉट हैव अ प्रीडिसेसर बिकॉज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। एक से पीछे, काउंटिंग नंबर एक से पीछे कोई भी नंबर नहीं है। हाँ जीरो होता है बट जीरो इज नॉट अ काउंटिंग नंबर, है ना। तो ये पूछा है कि एक से पीछे कोई नंबर क्यों नहीं है, काउंटिंग नंबर की टर्म से पूछा हुआ है। काउंटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 1, बिल्कुल ठीक बात है। इसलिए क्योंकि हर चीज की काउंटिंग, कोई भी चीज की काउंटिंग एक से स्टार्ट होगी, इसलिए एक के पीछे कोई नंबर नहीं है। ठीक है। 1 इज द स्मॉलेस्ट काउंटिंग नंबर। दोनों ही बात एक ही चीज कह रही है, तो दोनों बोथ 1 and 2 इज द राइट उत्तर। ठीक है। बाकी इसको दिखाऊं क्या, दिखाने का ऐसा कुछ है नहीं, बहुत बेसिक है। बट अगर आपको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है कि सर दिखाई दो, 504 ब्लॉक 2 पेज नंबर 9 यहीं पे ही मिलेगा। ये रहा। 1 इज द स्मॉलेस्ट काउंटिंग नंबर। हर काउंटिंग नंबर के पास एक सक्सेसर है। एक के पास सक्सेसर ऑफ अ नंबर इज 1 मोर देन द नंबर कंसर्न। लाइक अगर 45 का सक्सेसर देखना तो 46 अगला नंबर, सक्सेसर मतलब अगला नंबर, और प्रीडिसेसर मतलब पिछला नंबर। एवरी काउंटिंग नंबर एक्सेप्ट 1 हैज अ प्रीडिसेसर। तो सभी नंबर के पास अपना एक पिछला नंबर है, सिर्फ एक के अलावा, क्योंकि एक क्या है, स्मॉलेस्ट काउंटिंग नंबर। पॉइंट इज क्लियर। यही बस यहाँ से क्वेश्चन उठा रखा है। चलते हैं हम आगे। इसका बोथ 1 and 2 राइट उत्तर है। 150 फेलियर टू रिकॉग्नाइज प्लेस वैल्यू लीड्स टू फेलियर इन 4 ऑपरेशन इन मैथमेटिक्स। द गिवन स्टेटमेंट इंडिकेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स इन टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स। स्थानीय मान को पहचानने में विफलता गणित में 4 कार्यों में विफलता की ओर ले जाती है। दिए गए कथन में संकेत मिलता है कि गणित शिक्षण और सीखने में निम्नलिखित में से कौन सी समस्याएं हैं। तो फेलियर टू रिकॉग्नाइज प्लेस वैल्यू लीड्स टू फेलियर इन 4 ऑपरेशंस। की अगर आपने प्लेस वैल्यू को ही ढंग से रिकॉग्नाइज नहीं किया तो आप शायद प्लस माइनस या फिर मल्टीप्लिकेशन में गलती कर सकते हो। ठीक है। तो ये किस चीज को दर्शाती है? एक क्रूड असेसमेंट है। क्या यहाँ पे असेसमेंट की बात हुई है? फियर एंड फेलियर, ठीक है, हो सकता है, मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ फेलियर की बात करी गई है। क्या यहाँ पे कहीं असेसमेंट की बात करी गई है ऊपर? नहीं। क्या यहाँ ऊपर कहीं इन एडुक्वेट लर्निंग मटेरियल, कहीं पे यहाँ पे लर्निंग मटेरियल या फिर किसी भी चीज के बारे में बात करी हो, या फिर उसके बारे में कुछ बोला गया हो कि बच्चे ने थ्रू क्ले सीखा तो क्ले से उसने गलत सीख लिया? तो ऐसा कुछ, ऐसा नहीं है भाई। डिसअपॉइंटिंग करिकुलम, क्या यहाँ करिकुलम में कोई दिक्कत है? प्लेस वैल्यू तो आपको सीखनी पड़ेगी। आपको जो भी उसकी आइडेंटिफिकेशन है कि भाई ये प्लेस वैल्यू है, ये फेस वैल्यू है, ये यूनिट वैल्यू है, ये टेंस वैल्यू है, तो सीखनी पड़ेगी भाई। उसका तो कोई लाइक बाईपास नहीं है। तो ये करिकुलम की बात भी नहीं है। ये बात है फियर एंड फेलियर की। अगर आप रिकॉग्नाइज करना लाइक नहीं कर पाए प्लेस वैल्यू को, या फिर वैल्यू को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए, तो क्या होगा? अल्टीमेटली वो क्वेश्चन ही फेल हो जाएगा, या फिर वो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। तो वही लिखा, फेलियर की बात करी गई यहाँ पे, तो फियर एंड फेलियर यहाँ पे आ जाएगा। अगर इसको दिखाना हो तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 150, 504 ब्लॉक 1 पेज नंबर 55। 55 नहीं, 55। जाने मेरी जाने मन बचपन का प्यार, बोला। Children and mathematics education, problems in teaching and learning of mathematics, fear and failure है, disappointing curriculum है, inadequate learning material है, crude assessment है, inadequate teacher preparation है, teaching learning process में दिक्कत है, और lack of interest है। अब इसमें से कहाँ से उठाया गया है? यहाँ से उठाया गया fear and failure में से। failure to recognize place value leads to failure in 4 operations in mathematics। डिसअपॉइंटिंग करिकुलम क्या है? कि जो मैथमेटिक्स का करिकुलम है वो रियल लाइफ से बहुत दूर है। इनएडिक्वेट लर्निंग मटेरियल क्या है? कि आप हर चीज के लिए या फिर हर पर्टिकुलर चीज के लिए या तो आप मटेरियल नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, या फिर रूरल या रिमोट एरियाज में वो
जो भी TLM है वो प्रोवाइड नहीं हो पाता, तो इनएडिक्वेट लर्निंग मटेरियल। क्रूड असेसमेंट में क्या आ जाएगा कि आपने बच्चे से सवाल पूछ लिया, कहाँ गया, आपने बच्चे से ही सवाल पूछ लिया 2+6, मतलब बच्चे के सिर्फ एक ही उत्तर देना पड़ेगा, तो ये क्रूड होगी, ये थोड़ी सी खतरनाक वाली असेसमेंट होगी। वैसे है नहीं, बट अब इन टर्म्स में बोला हुआ है भाई कि बच्चों को यहाँ सिर्फ एक उत्तर लिखना पड़ेगा, तो बच्चा फोर्स्ड है वो एक उत्तर लिखने के लिए। बट अगर आप उससे ही सवाल पूछोगे तो बच्चे के पास काफी सारे ऑप्शंस होंगे, बच्चे के पास फ्लेक्सिबिलिटी होगी, बच्चे में डर नहीं रहेगा कि भाई मेरे को एक ही आंसर लिखना है। समझ पा रहे हो? तो क्रूड असेसमेंट एग्जाम्पल। इनएडिक्वेट टीचर प्रिपरेशन क्या, कि टीचर घर से तैयारी करके टीचर को नहीं पता क्या पढ़ाना है क्या नहीं। वैसे ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और लैक ऑफ इंटरेस्ट, बच्चों का लैक ऑफ इंटरेस्ट या फिर एटीट्यूड टुवर्ड्स मैथमेटिक्स। ठीक है, क्लियर है? स्लेवरी बताना सेम, स्लेवरी मतलब गुलाम, यार क्या है ये, इसको ना मैं उसमें दिखा रहा हूँ आपको, इसमें तो आप उत्तर बता ही दोगे देख के। बाकी ऐसा कुछ है भी नहीं उस क्वेश्चन में कि छुपाना पड़े उस क्वेश्चन को। कहाँ चला गया क्वेश्चन, कौन सा है? 11th क्वेश्चन है शायद, हाँ। विच ऑफ द फॉलोइंग सेम एज द गिवन वर्ड, स्लेवरी मतलब किसी से किसी के नीचे काम करना, गुलाम बन के काम करना। बॉन्डेज मतलब जुड़ाव। स्टडी मतलब स्थिर, विजिटर कोई विजिट करने आया है, कोई आपको मिलने आया है। डिस्पेयर मतलब डिस्ट्रेस, थोड़ा सा दुख, तो बॉन्डेज ही होगा, जुड़ा हुआ, जुड़ाव बॉन्डेज है ना, वो चीजें। ठीक है जी, आगे ये भी इधर ही दिखाना पड़ेगा आपको। अगला क्वेश्चन देखो, शॉर्टेज, अपोजिट ऑफ शॉर्टेज। शॉर्टेज मतलब कमी, शॉर्टेज का मतलब कमी, अबंडेंस का मतलब बहुत ज्यादा, फोर्स्ड का मतलब जिसको हमने जबरदस्ती फोर्स से कुछ करवाया, सिक्योर का मतलब सेफ, एक्सपर्ट का मतलब बहुत ही टॉप क्लास चीज, तो अबंडेंस मतलब बहुत ज्यादा, शॉर्टेज मतलब बहुत कम, तो अपोजिट इसका यही हो जाएगा, है ना, तो इसका अबंडेंस। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा द्वंद है मुझे भी। इन अ 2 डिजिट नंबर यूनिटरी वैल्यू इज सेम एज, 2 डिजिट नंबर मतलब अगर मैंने मान ली 75, जो यूनिटरी वैल्यू है यही है यूनिटरी वैल्यू, है ना, यूनिट वैल्यू, यूनिट प्लेस पे ही है, टेंस प्लेस पे 7 है, तो यहाँ बात करिए यूनिटरी वैल्यू पे, एकात्मक मान की। इज सेम एज, ये जो 5 है किसके बराबर है? प्लेस वैल्यू, इस 5 की प्लेस वैल्यू क्या है? इस 5 की प्लेस वैल्यू 5 ही है। अगर इस 7 की प्लेस वैल्यू पूछेंगे तो कितनी है? 7 की प्लेस वैल्यू 70 है, प्लेस वैल्यू 5 की 5 ही है। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू 5 की 5 ही है, और 7 की जो 7 है, जो टेंस प्लेस पे जो 7 है, उस पे क्या वैल्यू है? उस पे जो उसकी फेस वैल्यू है 7 ही रहेगी, फेस वैल्यू सेम ही रहती है, दिखने में लगता है। तो यूनिटरी वैल्यू सेम एज, जो यूनिटरी वैल्यू 5 है वो किसके बराबर है भाई? 5, प्लेस वैल्यू भी 5 है और फेस वैल्यू भी 5 है, तो दोनों इसको ठीक आना चाहिए ना, मतलब प्लेस वैल्यू भी और फेस वैल्यू भी, तो बोथ 1 and 2 इज द राइट उत्तर। ठीक है, अब प्रॉब्लम इज, कहाँ गया, ये भी ठीक है। प्रॉब्लम इज विद ऑफिशियल आंसर की, मैं आपको दिखाता हूं। प्रॉब्लम इज विद ऑफिशियल आंसर की, जहां पे लिखा हुआ है यूनिटरी वैल्यू इज सेम एज कौन सा? फेस वैल्यू। तो ये बात बस थोड़ी सी द्वंद करने वाली है। यूनिटरी वैल्यू मतलब जो यूनिट प्लेस पे है, तो उसकी प्लेस वैल्यू तो सेम मिलेगी। प्लेस वैल्यू कौन सी? लास्ट वाली। अब ये कंसेप्ट बता दिया, अब कंसेप्ट सुनना एक नया। ठीक है जी, इसमें वही लिखा हुआ है, द डिजिट इन द यूनिट प्लेस हैव यूनिटरी वैल्यू, दैट इज इन 26, द नंबर इन द यूनिट प्लेस इज 6 एंड इट्स वैल्यू इज ऑल्सो 6। तो वही सेम चीज लिखी हुई है, ये ठीक है, वही चीज सेम चीज है। यहाँ पे एक जरूरी बात ये है कि एक ऐसा नंबर है जिसका इरिस्पेक्टिव ऑफ उसकी पोजीशन, चाहे वो आखिरी में चाहे बीच में है, कहीं पे भी हो, उसकी जो प्लेस वैल्यू है वो सेम रहेगी। क्या? बट देर इज वन डिजिट विच हैज द सेम प्लेस वैल्यू इरिस्पेक्टिव ऑफ द प्लेस, वो कोई भी जगह पे है, चाहे यूनिट प्लेस पे, टेंथ प्लेस पे, चाहे 100 प्लेस पे। ठीक है, वो नंबर है 0। ठीक है, 0 को हम प्लेस होल्डर भी कहते हैं, इसको अगर आप पढ़ लेना आप समझ जाओगे इस चीज को क्या है जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। बाकी इसके अंदर बोथ 1 and 2 आना चाहिए। Which of the following is a practical application of Skinner research? Behavior modification with children with autism, program instruction। तो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इसने दिया ही था और बिहेवियर मॉडिफिकेशन ये करते ही थे, तो बोथ 1 and 2 इसका उत्तर ठीक हो जाएगा। बाकी इसको मैं अभी लास्ट में करवाऊंगा।
अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, तो वो कौन होगा? पोस्टमार्टम, ऑर्फन, बोटैनी, कृतिंग। रोडेंट होता है जो रैट्स होते हैं ना उनसे रिलेटेड, या फिर थोड़ा सा उन, बेसिकली रैट्स नहीं होते बट थोड़ी सी उन जैसे दिखने वाले, जैसे गिलहरी हो गया, रैट हो गया, और काफी सारे होते हैं टेढ़े मेढ़े चूहे, मोटे छोटे अलग टाइप के, तो वो इसमें आते हैं रोडेंट के अंदर। बोटैनी आपको पता है, स्टडी ऑफ प्लांट्स वगैरह वगैरह। पोस्टमार्टम मरने के बाद जो हम करते हैं, चेक करते हैं। और ऑर्फन इसका उत्तर आएगा, सभी ने उत्तर इसका दे दिया होगा। बताना एरर कहाँ है? ओवर कॉन्फिडेंस जर्नली लीड पीपल इनटू मिस एडवेंचर्स, तो बताना इसमें कौन सा एरर है। ओवर कॉन्फिडेंस इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मतलब इन दोनों में सहमति होनी चाहिए सब्जेक्ट और वर्ब में। ये सिंगुलर है तो यहाँ पे वर्ब भाई प्लूरल कैसे है? यहाँ पे भी जो वर्ब है वो सिंगुलर होनी चाहिए। सिंगुलर वर्ब करने के लिए हमें लीड्स जोड़ना, लीड के अंदर एस जोड़ना पड़ेगा, LEADS, लीड्स। लीड्स इसका उत्तर हो जाएगा, तो सेकंड पॉइंट में दिक्कत है। अगला, by dash Kohlberg meant that stages are not just isolated responses that are general pattern of thought which consistently show up across many different kind of issues। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बेसिकली हमने चीजें पढ़ी हुई हैं आपके अंदर, किसके अंदर? कोहलबर्ग की, जो कि अगर आपको पता हो, ये QUHIS, क्वालिटेटिव डिफरेंसेस, यूनिवर्सल सीक्वेंस, हिरार्किकल इंटीग्रेशंस, इनवेरिएंट सीक्वेंस, और ऐसे स्ट्रक्चर्ड होल्स, है ना, यही तो पढ़ा था। तो ये जो स्टेटमेंट है वो किसको बताती है? इनवेरिएंट सीक्वेंस में होता कि इररिस्पेक्टिव ऑफ आप कहीं रह रहे हो, ये सीक्वेंस जो स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 का है वो यही रहेगा, तो ये लाइन तो ये कह नहीं रही है। हिरार्किकल इंटीग्रेशन में क्या होता है, जो स्टेज 1 आपने चीज सीखी है वो आपके साथ स्टेज 2 में साथ में जाएगी, तो ये भी नहीं है। क्वालिटेटिव डिफरेंसेस में क्या होता कि स्टेज 1 इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम स्टेज 2 इन टर्म्स ऑफ क्वालिटेटिव बेसिस। तो यहाँ पे किसके बारे में बात हुई? स्ट्रक्चर्ड होल्स के बारे में बात हुई है, ये हम ऑलरेडी इसी PYQ सीरीज में कवर कर चुके हैं। अगर नहीं तो मैं आपको एक बार दिखा दूंगा। पॉइंट इज क्लियर? एक बार आपको दिखाई दूं क्या? वैसे तो यार कवर करवा चुका हूँ, बट एक बार दिखा देता हूँ। लो जी, यहीं से किया था ना, तो यहीं पे है, आप देख लो, स्ट्रक्चर्ड होल्स। Kohlberg meant that the stages are not just isolated responses but are general patterns of thought that consistently show up across many different kind of issues। यहाँ से लाइन उठा रखी है, और बाकी चीज़ें मैंने कवर करवाई दी थी आप सभी को, है ना, तो बस यहाँ से चीज़ें उठा रखी हैं, बात ही खत्म होगी। तो स्ट्रक्चर्ड होल्स इज द राइट उत्तर। यूज ऑफ मैथमेटिक लेबोरेटरी एंड लाइब्रेरी फैसिलिटेट्स द डैश लर्निंग, प्रोडक्ट बेस्ड लर्निंग और प्रोसेस बेस्ड लर्निंग। उत्पाद आधारित और प्रक्रिया आधारित। प्रोडक्ट बेस्ड लर्निंग इज ओनली आप ये मान सकते हो जिसमें हमारा ध्यान ही उत्तर निकालने पे, जैसे क्लासरूम में एक क्वेश्चन दे दिया मैडम ने, 5 × 3 डिवाइड बाय 6 बटे में 8 इंटू में 9 स्क्वायर 2 ब्रैकेट बंद, वो करके इसका उत्तर निकालो। तो सिर्फ वहां टीचर आपके उत्तर पे ध्यान देगी सही है कि नहीं, तो वो होती है प्रोडक्ट बेस्ड लर्निंग। मैथमेटिक्स लेबोरेटरी में और लाइब्रेरी में आपकी जो लर्निंग होगी वो होगी प्रोसेस बेस्ड, जिसमें टीचर बाय ऑब्जर्वेशन आपके प्रोसेस पर ध्यान देगी, आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो और किन चीजों पे आप ध्यान दे रहे हो। ठीक है, तो इसका उत्तर है प्रोसेस बेस्ड लर्निंग। ओनली 2 इज द राइट उत्तर। पॉइंट इज क्लियर? किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, अगर इसको दिखा लो, 504 ब्लॉक की पेज नंबर 82, सॉरी 504 ब्लॉक एक पेज नंबर 82। आई एम सो सॉरी। ये रहा, कहाँ चला गया मेरा भाई? इसी में लिखा हुआ है यार, एक बार देख लेना आप। लर्निंग मैथमेटिक्स इज बोथ क्रिएटिव एक्सप्लोरेटिव प्रोसेस एंड द स्कूल लेवल यूज द चाइल्ड रिसोर्सेज इन द प्रोसेस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, रुक जाओ एक बार देख, ये लिखा हुआ है ना, process of learning mathematics is a vital in construction of knowledge and use of mathematics laboratory and library facilitates the process based learning। समझ गए? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। considered as the means of discovering the proof, कर चुके हैं ऑलरेडी आप सभी ने इसका उत्तर शानदार तरीके से ठीक दिया होगा। इंडक्टिव नहीं, प्रोजेक्ट नहीं, सिंथेटिक और एनालिटिकल आप
शायद कंफ्यूज होने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये मैं ऑलरेडी कवर करवा चुका हूँ। अगर दिखाना हो तो 504 ब्लॉक 1 पेज नंबर 69, ये आ गए हम 69 पेज नंबर पे। तो यहीं पे लास्ट में अगर आपको याद हो क्लास में मैंने ये मार्क भी करवा दिया था, rather analysis is considered as the means of discovering the proof and synthetic method provides the proof of the problem। तो discovering the proof कौन सा है आपका analytical method। last, what kind of recreational activities help in creating friendly environment among children for mathematics education। तो बच्चों के बीच गणित की शिक्षा के समय अनुकूल वातावरण बनाने हेतु किस प्रकार की मनोरंजक गतिविधियां मदद करती हैं। तो पहला है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैथमेटिक्स क्लब, ठीक है, मैथमेटिक्स क्विज एंड कंपटीशन इज मैथमेटिकल अर्थमेटिक्स। आप सभी ने इसका उत्तर दिया, क्योंकि तीनों चीज पॉजिटिव है और तीनों चीज में बच्चा एक्टिव रहेगा कहीं ना कहीं, तो ठीक है, तीनों चीज ही अच्छी है बच्चे के लिए बहुत ज्यादा। पॉइंट इज क्लियर। अब वी आर डाउन टू 2 क्वेश्चंस, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 8 छोड़ा हुआ है और क्वेश्चन नंबर 14। पहले आपको चल लेके चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 14 पे। ये वाला है ना, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ स्किनर। तो ये वॉटसन वाली पीडीएफ में ही है। कौन सा पेज नंबर 205। इसको तो ऐसे दिखाने का ना कोई फायदा नहीं होगा, ये ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए, बट ये मैं चलो दिखा रहा हूँ। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ स्किनर, तो बिहेवियर मॉडिफिकेशन विद चिल्ड्रन विद ऑटिज्म, इसमें उन्होंने कुछ नहीं किया था, जो ऑटिज्म वाला बच्चा था उसके साथ वही रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट वाला काम किया था। अगर उसने कुछ अच्छा काम किया तो रीइंफोर्समेंट, और अगर कुछ गलत काम किया तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट या फिर पनिशमेंट। ठीक है, ऑटिज्म पहली बार कैनर साहब ने 1943 में डिस्क्राइब किया था। पहली पॉइंट ये हो गया इसका। दूसरा पॉइंट इज प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, जिसमें बच्चों को थ्रू कंप्यूटराइज, पहले तो देखो कंप्यूटर थे नहीं तो थ्रू ऑन पेपर ही होता था, बट अब ये थ्रू कंप्यूटर होने लगा है, तो जिसमें बच्चों को छोटे छोटे री इन्फोर्समेंट प्रोवाइड करके, छोटे छोटे हिंट्स प्रोवाइड करके बच्चों को सिखाया जाता है, लर्निंग उसके अंदर उतारी जाती है। सिंपल सी बात है, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं, बस ये दो इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, समझ गए। ठीक है, इसके दो ही प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, तो यही इसमें दो पूछे हुए थे, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस और बिहेवियर मॉडिफिकेशन विद चिल्ड्रन विद ऑटिज्म। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 148, ये वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कंडीशंस रिलेटेड विद एग्रेशन इन सोशलाइजेशन स्टडीज। चलो ये क्वेश्चन पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कंडीशन रिलेटेड विद एग्रेशन इन सोशलाइजेशन स्टडीज। एग्रेशन रिवॉर्ड कंडीशन, एग्रेशन पनिश्ड कंडीशन, नो कॉन्सिक्वेंसेस कंडीशन। अब ये थोड़ी सी एग्जामिनर की गलती मान लो, है ना, कि उसने जबरदस्ती क्वेश्चन क्रिएट कर दिया, वरना ऐसा इस पूरे की चीज है ना कुछ मतलब बैठ नहीं रहा है ना, थोड़ा सा इसमें और एक्सप्लेन करता एग्जामिनर तो शायद उस चीज का ना मतलब बैठता और वो रिलेटेबल भी होता और शायद आप उत्तर भी कर पाते, बट एग्जामिनर ने थोड़ा सा आलसपन दिखा दिया और क्वेश्चन बहुत छोटा पूछा, जिसकी वजह से शायद आप पता ही नहीं कर पा रहे क्या है क्या नहीं। तो ना ध्यान देना, वॉटसन साहब की पीडीएफ में ये जो अपने वो थे ना, क्या नाम है, बंडूरा साहब, बंडूरा साहब के अंडर ही आती है सोशलाइजेशन स्टडीज, ठीक है। बंडूरा's 4-part मॉडल गिव्स अ फाइन ग्रेन्ड एनालिसिस ऑफ इमिटेटिव लर्निंग। 4-part मॉडल कौन सा, यही तो 4 पार्ट था कि पहले उसका अटेंशन देखना पड़ेगा, है ना, फिर अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन, यही तो है ना। तो ये 4 पार्ट मॉडल के बारे में बात ही करी गई है। सोशलाइजेशन एक इंक्लूसिव प्रोसेस है डेट इन्फ्लुएंस ऑलमोस्ट एवरी काइंड ऑफ बिहेवियर एंड इवन टेक्निकल स्किल्स। हर चीज को वो क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है सोशलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल मेनी अमेरिकन टीनेज बॉयज फॉर एग्जाम्पल फील दे विल नॉट फिट इनटू सोशल ग्रुप अनलेस दे लर्न टू ड्राइव अ कार। तो अमेरिकन जो टीनेज बॉयज है सोचते हैं अगर उनको गाड़ी चलानी नहीं आई तो वो सोशली फिट नहीं हो पाएंगे। तो वहीं यहाँ टेक्निकल स्किल्स की बात करी गई, तो सोशलाइजेशन के अंदर हर चीज इंक्लूड होती है, इंक्लूडिंग बिहेवियर और टेक्निकल स्किल्स भी। ऑल कल्चर्स सीम्स टू ट्राई टू टीच देयर मेंबर्स व्हेन इट इज एक्सेप्टेबल टू एक्सप्रेस एग्रेशन। अब हमारे अंदर एक एग्रेशन होता है बाय डिफॉल्ट एज एन ह्यूमन बीइंग। एग्रेशन अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। अच्छा कब, जब उसको हम अच्छे वे में इस्तेमाल करें। जैसे कोई बच्चा स्टार्टिंग से बहुत गुस्सेल था, अब उसने वो सारा गुस्सा
जो सारा एग्रेशन था वो मान लो फेंकने में, भाला फेंकने में लगा दिया, तो भाई वो इतना अच्छा भाला फेंकने लग गया कि उसको पूछो मत। तो एग्रेशन को अगर आप अच्छी जगह लगाओगे तो डिपेंडिंग अपॉन कल्चर टू कल्चर आपका एग्रेशन अच्छा हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। तो लिखा हुआ है ऑल कल्चर सीम्स टू ट्राई टू टीच देयर मेंबर्स व्हेन इट इज एक्सेप्टेबल टू एक्सप्रेस एग्रेशन। ठीक है, अब ध्यान देना एग्रेशन। बंडूरा बिलीव दैट सोशलाइजेशन ऑफ एग्रेशन एज वेल एज अदर बिहेवियर इज पार्टली अ मैटर ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। उन्होंने बोला कि जो सोशलाइजेशन है एग्रेशन का, कि एग्रेशन कैसे आप तक पहुंचता है, फिर कैसे एग्रेशन को कंट्रोल करना है, ये कुछ नहीं है, ये बस ऑपरेंट कंडीशनिंग के थ्रू हम कर सकते हैं इसे। पेरेंट्स एंड अदर सोशलाइजिंग एजेंट्स रिवॉर्ड चिल्ड्रंस व्हेन दे एक्सप्रेस एग्रेशन इन अ सोशली एक्सेप्टेबल वे। अगर वो सोशली एक्सेप्टेबल वे में एग्रेशन दिखाएंगे, जैसे गेम्स के अंदर, हंटिंग के अंदर, भाला फेंकने के अंदर, शॉर्ट पुट फेंकने के अंदर, गुस्से गुस्से में शॉट मार रहे हैं, छक्का ही मार रहा है, हर बॉल पे जीत रहा है। अब जैसे एग्रेशन युवराज साहब ने दिखाया, युवराज सिंह ने, जिसमें उन्होंने 6 बॉल पे 6 छक्के मारे थे। क्यों? क्योंकि उससे पहले थोड़ा सा उनकी बहस हुई, ताना खींची हुई इंग्लैंड वाले खिलाड़ी के साथ, उनका नाम मैं भूल गया, किनके छक्के मारे थे, तो हुई, तो अब एग्रेशन एग्रेशन मार दिए। अब उसको हमने गलत नहीं माना, क्यों? अच्छी चीज थी, इंडिया के लिए तो ऐसी अच्छी चीज थी, है ना, एज इन पूरा होल स्पोर्ट्स कम्युनिटी के लिए अच्छी चीज थी कि भाई किसी ने एक ओवर में 6 छक्के मार दिए। एंड पनिश चिल्ड्रन व्हेन दे एक्सप्रेस एग्रेशन इन सोशली अनएक्सेप्टेबल वे। अगर वो एक्सेप्टेबल वे में एग्रेशन दिखा रहे हैं तो उन्हें रिवॉर्ड करो, और अगर अनएक्सेप्टेबल वे में दिखा रहे हैं एग्रेशन तो उन्हें पनिश करो, ताकि जो उनका बिहेवियर एग्रेशन का वो खत्म हो सके। जैसे आप किसी बच्चों को मार रहे हो, फिर कोई अपनी बहन को मार रहा है, कोई अपने भाई को मार रहा है, फिर कोई गली गुली में किसी को पीट रहा है, अगर ऐसा कर रहा है तो उसको पनिश करो। अगर सोशली एक्सेप्टेबल वे में एग्रेशन दिखा रहा है तो उसे रिवॉर्ड करो, ताकि उसका जो भी बिहेवियर है वो और अच्छी तरीके से आगे बढ़ सके। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ना एक एक्सपेरिमेंट किया इसी चीज पे। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, 4 साल का जो लड़का था, आपने बोबोडल का एक्सपेरिमेंट पढ़ा हुआ है, बंडूरा साहब का, है ना, तो वही है, 4 साल का एक बच्चा था, उसको एक मूवी दिखाई गई जिसमें एक अडल्ट मेल मॉडल था, और वो उसी बॉबो डॉल के साथ एग्रेसिव वे में उसके साथ मारपीट कर रहा था। लिखा हुआ है a 4-year-old individual watched a film in which film in which a adult male model engaged in some moderately novel aggressive behavior. The model laid a bobo doll on its side, sat on it and punched it, shouting such things such as "pow" right on the nose। Basically मार रहा था और उससे कुछ ना कुछ बोल रहा था, है ना। Each child was assigned to one of 3 conditions, which meant that each child saw the same film but with different endings. अब पिक्चर सबको सेम दिखाई, 3 बच्चों को पिक्चर सबको सेम दिखाई गई, जिसमें एक अडल्ट मेल आता है, उसको मारता है, एंडिंग में तीनों में डिफरेंस था। पहली एंडिंग में क्या था, जिस डॉल को वो पीटता है पहली एंडिंग में, पीटने के बाद उसको रिवॉर्ड मिलता है। दूसरी एंडिंग में क्या था, उस बंदे को डॉल को पीटने के बदले पनिशमेंट मिलती है। और तीसरी कंडीशन में क्या था, कुछ भी नहीं होता, ना रिवॉर्ड मिलता ना पनिशमेंट मिलती। ठीक है, 3 एंडिंग समझ गए क्या क्या हुआ। अब देखने वाली बात थी बच्चे के ऊपर, कि बच्चे के ऊपर उस चीज का क्या असर पड़ा। यही सवाल पूछा हुआ है, इन द एग्रेशन रिवॉर्ड कंडीशन, जिसमें उसने एग्रेशन दिखाया और उस मेल को जो फिल्म में था उसे रिवॉर्ड मिला। द मॉडल वॉज प्रेज्ड एंड गिवन द ट्रीट्स एट द एंड ऑफ फिल्म। फिल्म क्या बोल रहा, फिल्म यार, उसको रिवॉर्ड मिला बेसिकली। अ सेकंड अडल्ट कॉल्ड हिम अ स्ट्रॉन्ग चैंपियन, गेव हिम चॉकलेट, सॉफ्ट ड्रिंक एंड लाइक। मतलब बेसिकली उसने एग्रेशन दिखाया, उसे क्या मिला, रिवॉर्ड मिला, कहने का मतलब ये। दूसरी एंडिंग में क्या हुआ, एग्रेशन पनिश्ड कंडीशन, जिसमें उस मॉडल को बिग बुली बोला गया, स्वॉटेड एंड फोर्स टू कवर अवे एट द एंड ऑफ फिल्म, कि उसे भगा दिया गया फिर, मतलब उसको कुछ ना कुछ पनिशमेंट मिली, कहने का मतलब ये। अगर स्वॉट स्वॉट का मतलब ना समझ रहा हो, कहने का मतलब पनिशमेंट मिली है बस, और उसे बिग बुली बोला गया। और इस वाले केस में उसे बोला गया स्ट्रॉन्ग चैंपियन। थर्ड में नो कॉन्सिक्वेंस, मॉडल को ना रिवॉर्ड मिला ना पनिशमेंट मिली। ठीक है, 2 सेकंड मुझे चार्ज लगा दो एक बार। लो जी, लगा दिया चार्ज में। ठीक है जी, अब हुआ क्या, फिल्म के जस्ट
फिल्म के जस्ट बाद, फिल्म मान लो यार, चलो फिल्म ही बोल रहा हूँ, फिल्म के जस्ट बाद बच्चे के पास एक बॉल बॉटल छोड़ दी गई और कुछ अलग टॉयज छोड़ दी गई। अब तीनों का अलग अलग रिस्पॉन्स मिलना था, है ना। द रिजल्ट इंडिकेटेड दैट दोज हु हैड सीन मॉडल पनिश्ड exhibited significantly fewer imitation than did those in other two groups। कि जिस बच्चे ने उस मॉडल को पनिश हुए देखा तो उसने एक्शन तो किए, उसने जो भी उसने चीज सीखी थी वो की है, बट कम लेवल पे की है ना, लिखा हुआ है एग्जिबिटिंग सिग्निफिकेंटली फ्यूर इमिटेशंस। उसने कुछ मारा पीटा तो होगा बट कम पीटा इन कंपेरेटिव दूसरे ग्रुप। दूसरे दो ग्रुप कौन से बच गए जिसमें उसको रिवॉर्ड मिला है और एक में कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं, ना रिवॉर्ड ना पनिशमेंट। Thus, vicarious punishment reduced the imitation of aggressive responses। Vicarious punishment क्या, दूसरे को punishment मिलते हुए देखा तो खुद ने बंद कर दिया वो सेम मॉडलिंग या फिर सेम इमिटेशन, इट इज कॉल्ड vicarious punishment, है ना। vicarious learning क्या होती है, जब हम दूसरे को देख के सीखते हैं, that is called vicarious learning। There was no difference between the aggression rewarded एंड नो कॉन्सिक्वेंसेस ग्रुप। मतलब कि उन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं था, वो दोनों मारने पीटने में लगे हुए थे, क्योंकि तीसरे वाले को पता था कि कुछ होना जाना है नहीं, ना रिवॉर्ड मिला ना क्या बोलते हैं पनिशमेंट मिलनी। पहले वाले को पता था कि मारूंगा तो रिवॉर्ड मिलेगा, बट उन दोनों के बिहेवियर में कुछ डिफरेंस नहीं था। दिस इज ऑफन फाइंडिंग विद रिस्पेक्ट टू बिहेवियर सच इज एग्रेशन। छोड़ दो, ठीक है। अब यहां देखो, अब थोड़ा सा बदलाव कर दिया उसने, एक्सपेरिमेंट में थोड़ा सा बदलाव कर दिया। The experiment also had a second equally important phase। क्या, an experimenter came back into the room and told each child that he or she would get juice and a pretty sticker picture for each additional response he or she could reproduce। कि आपको ना एक जूस की बोतल मिलेगी, स्टिकर मिलेगा, किसके बदले, जितने भी आप एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सेज एडिशनल रिस्पॉन्सेज दिखाओगे। तो बच्चों को इंसेंटिव मिला। This incentive completely eliminated the differences among the three groups। जो भी डिफरेंस था ना, जिसकी वजह से, कौन से वाला डिफरेंस था, सिर्फ इस बीच वाले में डिफरेंस था ना, थोड़ा सा कम बिहेवियर दिखा रहा था, अब वो डिफरेंस भी खत्म हो गया। नाउ ऑल द चिल्ड्रन इंक्लूडिंग दोज हु हैड सीन द मॉडल पनिश्ड imitated him to the same extent। मतलब कि जो दूसरा टाइप का बच्चा जिसने मॉडल को पनिश होते हुए देखा, उसने भी सेम बिहेवियर किया उस मॉडल की तरह ही। कहने का मतलब ये, इस चीज से हमें सीखने को क्या मिला, vicarious punishment had only blocked the performance of a new response not their acquisition। कहने का मतलब ये कि उस बंदे ने, उस छोटे बच्चे ने उस बंदे से सीखा सब कुछ, सीखा सब कुछ, बट ड्यू टू कंडीशन उस विकेरियस पनिशमेंट, उसको पनिश होते हुए देख लिया, उसने अपनी परफॉर्मेंस को दबा लिया। बट जैसे ही उस क्या बोलते हैं, एक चीज को हमने हटा दिया कि भाई आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगा, आपको रिवॉर्ड मिलेगा, तो उसने सारे के सारे वही बिहेवियर करना स्टार्ट कर दिए। क्यों, क्योंकि उसने एक्वायर तो कर लिए थे, उसने उसने देख तो लिया ही था। द चिल्ड्रन इन द एग्रेशन पनिश्ड कंडीशन हैड लर्न न्यू रिस्पॉन्सेज बट हैड नॉट फेल्ट इट वाइज टू एक्चुअली रिप्रोड्यूस। कि उसने सीख तो लिए थे, बट क्योंकि उसको इंसेंटिव नहीं मिल रहा था, उसको पता पनिशमेंट मिलनी थी, वो थोड़ा सा कम लेवल पे कर रहा था। ठीक है, तो ये चीज थी, यही चीज यहाँ से पूछी थी, एग्रेशन रिवॉर्डेड कंडीशन, एग्रेशन पनिश्ड और नो कॉन्सिक्वेंसेज कंडीशन। तो एग्रेशन रिवॉर्डेड, एग्रेशन पनिश्ड और नो कॉन्सिक्वेंसेज कंडीशन 1 2 3 इसका उत्तर है सोशलाइजेशन स्टडीज के अंदर बंडूरा साहब की एक्सपेरिमेंट बोबोडोल का। ठीक है, तो खत्म हो गए भाई, 60 सवाल खत्म हो गए। तो ठीक है दोस्तों, हाँ आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। होप सो क्लास अच्छी लगी होगी। 60 क्वेश्चन हो गए, लास्ट के 40 क्वेश्चन बचे हैं, तो ट्राई करेंगे अगले 2 क्लासेस में 20-20 करके खत्म करने का। अब तो कुछ बचा नहीं है, बहुत ईजी चीजें बची हुई हैं। डिसिप्लिन 4 में सारा का सारा मैक्सिमम चीजें ना उससे क्या बोलते हैं आपका ब्रिटिश काउंसिल की किताब से, तो वो कवर कर लेंगे। और डिसिप्लिन 5 तो आपका वही NIS के 509 और 510 से। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी को। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।